सही आ रही है? सर बिल्कुल क्लियर है सर। ओके। ओके सर। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को डिस्कस किया था। मैं एक दफ़ा रीकैप कर दूं। इससे पहले कि मैं रीकैप करूं, अगर किसी किस्म की किसी की कोई क्यूरीज हैं तो काइंडली वो मुझसे पूछ ले। मीन वाइल आई गिव यू 2 मिनट्स, ताकि मीन वाइल कोई और जो लोग अभी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो भी ऑनलाइन हो जाए। किसी का कोई सवाल है, कोई किसी किस्म की क्यूरी है तो काइंडली डू लेट मी नो। अच्छा, ये बेसिकली दो क्यूरीज हैं। एक हसन साहब ने कहा है कि अगर लेक्चर के दौरान हमारी कोई कन्फ्यूजन्स हों तो हम कैसे उसको पूछें। तो डियर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चूँकि बिज़नेस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो अभी जो हमारे लेक्चर की जो मोडेलिटीज़ हैं वो इस तरह से है कि मेरे पास ये बेसिकली आप कह लें कि फ़िलहाल वॉइस वन वे कम्युनिकेशन है। तो इसलिए आप लोगों को ये कहा गया है, इसलिए मैं बीच में शुरू में भी टाइम देता हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो राइट कर ले। आई अंडरस्टैंड कि वोकली सवाल पूछना ज़्यादा आसान है बनिस्बत टेक्स्ट के, लेकिन बहरहाल चूँकि कुछ सिचुएशन ऐसी है तो बहरहाल उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आई नो कि सवाल पूछना, इवन सवाल का जवाब, वर्बली सवाल का जवाब देना तो आसान है, लेकिन सवाल लिख के पूछना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात कोई डिटेल सवाल होता है। एनी हाउ, आप कोशिश करें कि लेक्चर के दौरान अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो अपने पास नोट डाउन कर लें, और जब मैं आप लोगों को कोई टाइम दूँ, स्लॉट दूँ, तो आप उस टाइम में ज़रूर अपना सवाल पूछा करें। दूसरा ये कि हाफिज़ साहब ने एक सवाल पूछा है कि लास्ट टाइम आपने डीमेरिट डिस्कस किए थे। डीमेरिट्स किस चीज़ के? आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं? तो मैं रिपीट कर देता हूँ। स्काइप इज़ कंपलसरी फॉर द कंपनी, देन स्काइप इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कंपनी। स्काइप बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। स्काइप तो एक यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपको कम्युनिकेशन दे रहा है। उसके अलावा कोई और उसका कोई रोल हो, कि वो फॉर एग्जांपल स्काइप के थ्रू ना आप ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, ना आप ईमेल्स रिसीव करते हैं, ना आप ईमेल का रिप्लाई करते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम सिर्फ यूटिलिटी कहते हैं। वी ओनली कॉल इट a utility. So there is a difference between a utility and an इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूटिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको एक ख़ास किस्म की कोई सर्विसेज दे और उसके बाद वो एक ख़ास जस्ट वन पर्टिकुलर चीज़ की आपको सर्विसेज दे। तो अगर वो उनकी, क्योंकि अगर स्काइप मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं, कभी मीटिंग हुई तो हमने यूज़ कर लिया, मीटिंग नहीं हुई तो हमने यूज़ नहीं किया।
तो बिजनेस प्रोसेस वो है जो कि डे टू डे बेसिस के ऊपर रन हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर हम उसको उस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैटेगराइजेशन उसकी नहीं करेंगे। इफ यू यूज स्काइप फॉर डिसीजंस फॉर द कंपनी, हम स्काइप से डिसीजन तो नहीं ले सकते। स्काइप हमें मीटिंग्स कंडक्ट करने में हेल्पफुल है, और वो मीटिंग्स एक्चुअली उन मीटिंग्स में हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो स्काइप, हम ये नहीं कहेंगे कि स्काइप हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर रहा है। वो बेसिकली वो तो हमें कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके ज़रिए हम कोई डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी स्काइप जो है वो किसी किस्म का एनालिसिस करके दे रहा है, कोई रिपोर्ट है, कोई बिजनेस एनालिसिस करके दे रहा है, और हम उसकी बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो यस, तब तो मैं कह सकता हूँ कि स्काइप किसी कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के रोल में अप्लाई हो सकता है। तो स्काइप जो है वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ज़रूर है। हाँ, किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि स्काइप बेसिकली एक कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका एक कंपोनेंट है। तो यस, वी कैन कॉल दैट, बट हम टोटली स्काइप को ये कह दें कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ईआरपी बना बनाया होते हैं, लेकिन अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मेजर चेंजेस लानी हो तो करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ एक बड़ा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दो चीज़ मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हसन साहब का, कि कंपनी के लिए मेजर चेंजेस हम करवा सकते हैं नहीं करवा। तो पहली बात ये कि ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है, और किसी भी सॉफ्टवेयर की कामयाबी ये है कि उसके अंदर कस्टमाइजेशन की जा सके। तो यस, ईआरपी में हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि लाइफ या किसी काम को करने का एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है, जिसको हम ए कह लेते हैं, लेकिन अगर एक कंपनी कहे कि नहीं, हम मेरे पास मैंने अपना तरीका वज़ा किया हुआ है ज़िंदगी या कोई काम करने का, तो अगर एक कंपनी जिसके पास तजर्बा ज़्यादा है और वो कंपनी आपको ये एडवाइस दे रही है कि भाई प्रोसीजर ए फॉलो कर लो, तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएंगी, और जो रिक्वायरमेंट्स तुम मिस कर गए वो भी पूरी हो जाएंगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको एक चीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो आप वो लेना पसंद करेंगे, या आप कहेंगे कि नहीं, पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा अपनी बनाई हुई चीज़, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या चीज़ बेस्ट है। तो ईआरपी जो है वो साल हा साल की रिसर्च और मेहनत के बाद उन्होंने एक चीज़ को आइडियल बनाया होता है, वो दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है। हम मेरे पास अजान हो रही है, तो काइंडली हम बस 2 मिनट का पॉज ब्रेक लेंगे।
ओके, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में और ईआरपी में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहले ये जहन में रखें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स की नीड्स को पूरा नहीं करता। पहली बात ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मतलब अगर अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो वो प्रोक्योरमेंट या इन्वेंट्री के डिपार्टमेंट के लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। या बिल फर्स एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका काम है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, अकाउंटिंग फाइनेंस या टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करेगा। तो एक तो ये बात हो गई कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अमूमन एक डिपार्टमेंट की नीड्स को पूरा कर रहा होता है। तो ईआरपी में दूसरी बात, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बेसिकली ग्लोबल नहीं होता, वो लोकल होता है, एक डिपार्टमेंट की हद तक उसका स्कोप महदूद होता है। तो अगर मुझे एक जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है उन लोगों को पूरे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, इसके लिए उन्हें तमाम डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए, तमाम डिपार्टमेंट्स के चैलेंजेस का पता होना चाहिए, उनके इश्यूज का पता होना चाहिए। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि एक डिपार्टमेंट की नीड्स को फुलफिल कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो टॉप मैनेजमेंट को डिपार्टमेंटल पिक्चर तो प्रोवाइड कर रहा होता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। दिस इज अ डिफरेंस। डिपार्टमेंटल पर्सपेक्टिव तो देगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव नहीं देगा। डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन तो देगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन नहीं देगा, पूरे इदारे की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो इसके लिए आपको एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट्स की नीड्स को फुलफिल कर रहा हो। तीसरी बात कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम दो डिपार्टमेंट्स के माबैन जो इंफॉर्मेशन का तबादला है उसमें हेल्पफुल नहीं हो सकता। इसलिए फिर हमें एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होता है जो कि तमाम डिपार्टमेंट्स की नीड्स को फुलफिल कर रहा हो, उनको आपस में इंटीग्रेट कर रहा हो और उनके दरमियान इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन कर रहा हो। ये इस तरह से है कि जैसा कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और एक फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के जो इश्यूज हैं उनको देख रही होती है, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो। लेकिन अगर हम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देखें तो उनका स्कोप सिर्फ एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का काम क्या है कि ना सिर्फ एक सूबे के अंदर इंफॉर्मेशन जो गवर्नेंस है वो बेहतर हो, बल्कि जो इंटर प्रोविंशियल कम्युनिकेशन है उसके लिए भी फेडरल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि तमाम सूबे सही चलें। तो बिल्कुल इसी तरीके से टॉप मैनेजमेंट को क्या चाहिए, तमाम सूबों टॉप मैनेजमेंट को तमाम डिपार्टमेंट्स का पर्सपेक्टिव चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है, लेकिन जो ईआरपी है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करता है टॉप मैनेजमेंट को। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो ईआरपी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमें, तो इसका मतलब हो गया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक तो लोकल व्यू देगा, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन सपोर्ट नहीं देता। ईआरपी इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन को सपोर्ट देता है। तीसरी बात, जो इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है तमाम डिपार्टमेंट्स के दरमियान
इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि अगर यूनिलीवर एक इदारा है, आई होप कि सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। यूनिलीवर का एक सेल्स डिपार्टमेंट है, यूनिलीवर की एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल लिप्टन टी, तो उनका सेल्स डिपार्टमेंट मार्केट में जाता है, सेल्स ऑर्डर को रिसीव करता है। अच्छा, अब अगर सेल्स डिपार्टमेंट को ये पता ना हो कि हमारी इन्वेंट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो वो तो ऑर्डर्स एक्सेप्ट किए चले जाएंगे, और अगर आपके स्टॉक में स्टॉक लेवल रिप्लेनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो आप उन ऑर्डर्स को कैसे मीट करेंगे? तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एम्बेरसमेंट का बेसिकली एक पॉइंट ऑफ एक एम्बेरसमेंट क्रिएट हो जाएगी। इस अब जो स्टॉक इंफॉर्मेशन है वो तो बेसिकली इन्वेंट्री के पास है, राइट। अब इसी तरह जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, उनको कौन बताएगा कि प्रोडक्शन करनी है? उनको तो इन्वेंट्री वाले बताएंगे कि भाई स्टॉक लेवल जो है वो हमारे एक ख़ास जो लेवल हम मेंटेन करते हैं या जो थ्रेशोल्ड मेंटेन करते हैं उससे लेवल नीचे जा रहा है, स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहे हैं। स्टॉक लेवल क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि मार्केट में डिमांड है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है, ये बुरी बात है। अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। लेकिन प्रोडक्शन के लिए उसको क्या चाहिए? उसको रॉ मटेरियल चाहिए। वो कौन लाएगा? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो 4 डिपार्टमेंट हो गए। एक हो गया प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट जिसने रॉ मटेरियल एक्वायर करना है, एक हो गया परचेज का डिपार्टमेंट, सॉरी, एक हो गया आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट जिन्होंने प्रोडक्शन करनी है, एक हो गया आपके इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट जिन्होंने आपके फिनिश गुड्स को स्टोर करना है, चौथा हो गया सेल्स का डिपार्टमेंट। अब अगर ये चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे से नाराज हो जाएं और इनके दरमियान आपस में अखुवत ना हो, भाईचारा ना हो, तो नुकसान किसका होगा? इदारे का। तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली खुश होंगे कि भाई कोई काम नहीं है, सुकून है। एम्प्लॉय खुश होगा, एम्प्लॉयर नाराज होगा, या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नुकसान में होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा इस चीज में है कि सेल्स का डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट या परचेज का डिपार्टमेंट जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ काम करें, हार्मनी के साथ काम करें। तो इनके दरमियान अगर इंफॉर्मेशन गैप होगा, इनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन गैप होगा, ये टाइमली मैनर में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज या अपडेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अब अगर सेल्स का डिपार्टमेंट ऑर्डर या डिमांड के बारे में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आगाह ना करे और महीने के बाद बताए कि जी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, अब इंतजाम कर लो, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेचारा क्या करेगा? उसको तो चाहिए ना कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली 6 माह का डाटा एनालिसिस करके ये बताए कि अगले 3 माह में हमारी ये प्रोजेक्शन, सेल्स प्रोजेक्शंस हैं कि इतना डिमांड में रेज होगा, तो आप अपनी प्रोडक्शन को इतनी परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज कर लें। उस प्रोडक्शन को करने के लिए डेफिनेटली उनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में काम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं चलेगा, राइट। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम हम क्यों लाए थे? ऑटोमेशन के लिए। लेकिन हमारा काम सिर्फ ऑटोमेशन नहीं था। अगर हम इंफरादी तौर पे डिपार्टमेंट की ऑटोमेशन कर दें, लेकिन ऑटोमेशन करने से आपस में कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाए, तो हमें तो उल्टा नुकसान हो गया। इस नुकसान को पूरा करने के लिए हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेशन भी हो और आपस में कम्युनिकेशन गैप भी ना हो, बल्कि कम्युनिकेशन पहले से बेहतर इफेक्टिव हो जाए। इस चीज़ के लिए फिर लोग क्या कहते हैं कि लोग ईआरपी को प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि ईआरपी का फ़ायदा क्या है कि रियल टाइम में, फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर पाकिस्तान में नॉर्थ रीजन में रावलपिंडी ज़िले के अंदर
रावलपिंडी के अंदर भी हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वेस्टरिज के अंदर यूनिलीवर का सेल्स पर्सन 1000 कोई यूनिट्स की सेल ऑर्डर बुक करता है, और फॉर एग्जांपल यूनिलीवर का चाय का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये जो वेयर हाउस है, वो पेशावर में है, तो उनको रियल टाइम के अंदर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। आप बिलीव करें कि जिस टाइम यूनिलीवर का सेल्समैन जिस टाइम पे सेल्स को बुक करेगा, उस लम्हे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को और वेयर हाउस डिपार्टमेंट को या परचेज डिपार्टमेंट को रियल टाइम में इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। ये जिम्मेदारी किसी को लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा। अब सेल्स का डिपार्टमेंट कहे, सेल्स का बंदा, सेल्समैन जो है वो ये कहे कि मैं सेल्स करूं या इंफॉर्मेशन को बाकी डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करूं, उसका तो फील्ड जॉब है। वो तो जाहिर बात है पूरा दिन आएगा, पूरा दिन सेल्स करेगा, फील्ड में रहेगा, शाम को ऑफिस आएगा, कंपाइल करेगा, 3-4 दिन या एक हफ्ते के बाद डाटा कंपाइल होगा। तो आप सोचें कि मार्केट में सेल्स हो रही हैं, और अगर हम मैनुअली इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके बाकी तमाम डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं तो कितना टाइम लगेगा इंफॉर्मेशन को अपडेट होने में। लेकिन उसके बावजूद रियल टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब किसी डिपार्टमेंट के पास रियल टाइम स्टैट्स नहीं होंगे तो वो क्या एनालिसिस करेगा, वो क्या फोरकास्टिंग करेगा, वो क्या प्रोजेक्शन करेगा, वो क्या डिसीजन लेगा। तो इन सब चीज़ों का खुलासा ये हुआ कि आपको अगर इन सब चीज़ों से बचना है, एक तरीका तो ये है कि आप एक तजर्बा करके देख लें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बनवा लें, फिर आपको अंदाज़ा होगा। कभी हो सकता है कि फ्यूचर में लाइफ में आपको इस इत्तेफाक से ये इत्तेफाक हो कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ जाए, ये तो खैर बहुत दूर की बात है, या बनवाना पड़ जाए, तो उस सूरत में बहुत मुश्किलात होती हैं। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इन तमाम चीज़ों, अच्छा, उसके बाद भी इस बात का इत्मीनान नहीं है कि वो हमारी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को या तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करेगा। तो अगर इन तमाम चीज़ों के बाद मैं आपको ये बात करूं या नसीहत करूं कि भाई इन चीज़ों से अगर तुम्हें बचना है तो तुम ईआरपी ले लो, तुम लोग जहनी सुकून में भी रहोगे। तुम लोगों को जो मुश्किलात बाद में आनी हैं, ईआरपी बनाने वालों ने उन प्रॉब्लम्स को पहले से एंटीसिपेट किया हुआ है और उन प्रॉब्लम्स का हल भी पहले से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। और बहुत सारी प्रॉब्लम जो जिनका आपको अभी तक एहसास भी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स भी उन लोगों ने पहले से फोर्सी की हुई हैं क्योंकि उनका बहुत वसी तजर्बा है। और उसकी बुनियाद पे वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने ईआरपी को डेवलप किया हुआ है। तो इसलिए ईआरपी जो है वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ये शख्स कहे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप दुनिया की कोई कंपनी उठा लें, चाहे यूनिलीवर ले लें, कोका कोला ले लें, पेप्सी ले लें, कोई कंपनी ले लें, दिलचस्प बात यह है कि हर डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड भी सेम होगा, लेकिन रिपोर्ट का फॉर्मेट फिर भी मुख्तलिफ होगा। तो कंपनीज में जिस तरह हर कंपनी का लेटर हेड पैड डिफरेंट होता है, आप किसी दुकान पे चले जाएं, हर दुकान की जो इनवॉइस है वो मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो मालूमात तो एक जैसी होती है ना, कि क्या ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, टैक्स कितना था, जीएसटी कितना था, कितने पैसे दिए, कितने बचे। कंटेंट तो, नेचर ऑफ वर्क या नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन तो सेम होगा। या तो वैल्यूज़ का फ़र्क होगा क्योंकि आपने डिफरेंट चीज़ जगह से डिफरेंट चीज़ खरीदी, या फिर फॉर्मेट का मुख्तलिफ। तो फॉर्मेट, जहाँ तक बात है, आप किसी कंपनी की तमाम बैंक्स की बैलेंस शीट्स ले लें, बैलेंस, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल लें। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो हो सकता है हर एक का डिफरेंट हो।
किसी कोई फॉन्ट छोटा रखता है, कोई फॉन्ट बड़ा रखता है, कोई टाइम्स न्यू रोमन रखता है, कोई कैलिबरी रखेगा, लेकिन जो कंटेंट होगा, जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो तो स्टैंडर्ड बताएगा ना, वो तो हर कंपनी की सेम होंगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ होगी। तो भाई अगर ईआरपी में आप अपनी रिपोर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को फ़र्क करना चाहते हैं तो करें, ईआरपी तो कोई बड़े शौक से करके देगा। तो कहने का मकसद ये है कि, लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो आईएफआरएस के मुताबिक नहीं करूंगा बल्कि किसी और स्टैंडर्ड के मुताबिक करूंगा, तो हो सकता है ईआरपी में उसकी सपोर्ट भी हो। लेकिन अगर आप कोई अपना ही कानून और अपना ही स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं तो ये तो फिर एक अलग बात है, ये तो फिर माशाल्लाह आप इन्वेंशन कर रहे हैं। तो आप फिर इन्वेंशन करेंगे तो काम कब करेंगे? तो इसलिए ईआरपी इज द राइट सॉल्यूशन। अब किसी ने सवाल पूछा है कि अगर डाटा करप्ट हो जाए तो क्या करेंगे? तो बहुत आसान सवाल है भाई, ये इसका बैकअप रख लें आप। आपको अगर डाटा, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी इदारे के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम को ले आएंगे, ईआरपी को ले आएंगे, तो उस इदारे की जो तौर तरीके हैं, जो अप्रोच है, वही चेंज हो जाती है। क्यों? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके नज़दीक इंफॉर्मेशन एक सबसे अहम एसेट क्या है, तो हो सकता है लोग कहें कि बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। दुनिया भर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट जो होता है वो ह्यूमन कैपिटल होता है। उसके बाद जो सबसे अहम एसेट है वो है इंफॉर्मेशन, डाटा। नादरा की बिल्डिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नादरा के डेटाबेस में डाटा, राइट? तो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं होती, या तो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि लोगों के बाद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वैल्यूएबल एसेट है कोई, तो वो इंफॉर्मेशन है। और हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? वो शुरू ही कहाँ से होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब हो गया, तो एमआईएस का काम क्या हुआ? एमआईएस के कामों में से एक काम ये हुआ कि एमआईएस का काम ये है, या किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम या ईआरपी का एक और काम ये है कि वो उस इदारे की ह्यूमंस को अगर हम निकाल दें, उसके बाद सबसे वैल्यूएबल एसेट इंफॉर्मेशन है, तो उस वैल्यूएबल एसेट की हिफाजत करना भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी है। तो अच्छा जी, एक सवाल है, बैकअप रखे हो फिर रिस्टोर करना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो भाई मेरे, बैकअप आप रखेंगे तो रिस्टोर तो तब करना पड़ेगा जब फेलियर होगा। दुआ करें कि फेलियर ही ना हो, लेकिन अगर फेलियर हो जाता है और बैकअप नहीं होता तो सोचें क्या करेंगे? फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तो जब हम रिस्टोरेशन करेंगे तो आपने जो स्टेटमेंट दी है कि टाइम वेस्टेज है, ये टाइम वेस्टेज नहीं है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। रिस्टोरेशन टाइम तो आपकी एक एक्टिविटी का टाइम है। ये मैं तब आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, और वो करप्ट हो जाए और आपके पास बैकअप ना हो, तो फिर आपकी क्या कैफियत होगी? और अगर बैकअप हो और डाटा करप्ट हो जाए ओरिजिनल, तो फिर आपकी कैफियत मुख्तलिफ होगी, आपको इत्मीनान होगा कि भाई डाटा मौजूद है। लेकिन जब आप डाटा को रिस्टोर कर रहे होंगे तो आप तो बहुत बेचैन होंगे कि जल्द से जल्द रिस्टोरेशन हो जाए। तो आप उस वक्त जो रिस्टोरेशन एक्टिविटी का टाइम है, आप उसको वक्त का ज़िया तो नहीं कहेंगे। तो इसलिए रिस्टोरेशन और एक अलग चीज़ है, बैकअप एक अलग चीज़ है। और बैकअप मैनुअल तो कुछ भी नहीं होता। डिजिटल दौर में, डिजिटल इंफॉर्मेशन एरा में बैकअप तो ऑटोमेटेड होता है।
या वो भी डिजिटल होता है। तो बहरहाल ये एक मेरा पॉइंट था। एक और सवाल सर, ईआरपी की कोई ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए जाहिर है कि डिपार्टमेंट को इसका एक्सेस भी दिया होगा, तो क्या इस डाटा से में फर्क पड़ता है? यस, मैंने अभी इस सवाल का जवाब दे दिया, आई थिंक सो, कि ईआरपी जो है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब एक सवाल है कि ईआरपी सुटेबल फॉर एनी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे ख्याल से तो हर ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव है। और अब सेंसिटिव से क्या मुराद है आपकी, ये एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल अगर हम उसको सेंसिटिव से मुराद आपकी कोई ऐसी है कि जो कि क्लासिफाइड चीज़ों में डील कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नोयत की हो, ईआरपी तमाम लोगों के लिए उस तरह ही बेनिफिशियल है। ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे हमारे डिपार्टमेंट्स में, मतलब हमारे जितनी भी पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम क्या है? उनका काम हमको कहते हैं क्या, पब्लिक सेक्टर। तो कहने का मकसद क्या है कि उनका काम क्या है कि पब्लिक सर्विस। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो पब्लिक सर्विसेज में की जो पुअर क्वालिटी है, उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, अननेसेसरी डिलेज हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपना जस्टिस डिपार्टमेंट देख लें, मैनुअल है, तो भाई तमाम लोग रिफॉर्म्स की बात करते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि भाई रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत नहीं है। आप, अगर मैं आपको ये बात कहूँ जो कि काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, कि आप लोग सही तरीके से ईआरपी ले आए, रिफॉर्म खुद ही आ जाएगा। तो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे लोगों को भी सुनेंगे जो ये कहेंगे कि ईआरपी लाए थे, ईआरपी ही फेल हो गया। तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह ऐसे लोग भी हैं जो कि ईआरपी को भी फेल कर देते हैं। ये भी कमाल है। तो बहरहाल इस चीज़ में तो मैं तो ये कहूँगा कि ईआरपी जो है वो चाहे कैसा ही इदा हाँ ईआरपी में एक और बात, ईआरपी को बनाने में देर नहीं लगती। ईआरपी जो है, ईआरपी के लोग क्या करते हैं, उनको क्योंकि आपको बना बनाया मिलता है, तो वो उन्होंने कई सौ तो मैं नहीं कहूँगा, कई कई साल लगाए उसको बनाने में। अच्छा, और ये एक और बात ये कि जो ईआरपी कंपनीज ईआरपी देती हैं, वो ये नहीं करती कि एक दफ़ा ईआरपी बना दिया तो उसको छोड़ दिया। वो हमेशा एक चीज़ होती है जिसको मैं कहता हूँ कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। हमेशा वो उसमें तब्दीली करते रहते हैं, बेहतरी लाते रहते हैं। ये नहीं एक दफ़ा बना लिया बस अब इसको एक ताले में बंद करके संदूक में रख दो, अब आएंगा इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसमें हमेशा हमेशा मौके ढूंढते रहते हैं कि कैसे इसमें बेहतरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी खुद इस बात की जिम्मेदारी ले रही है कि भाई हम इसमें कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे, तो जब आप कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे तो वो तो परफेक्शनिस्ट की तरफ चलती रहेगी। तो बेहतर नहीं कि आप ईआरपी ले लें। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, और आजकल तो मैंने आपको बताया कि पहले तो एक बड़ा मसला ये हुआ करता था कि ईआरपी हर कंपनीज के लिए अफोर्डेबल नहीं था। अब तो दुनिया में इतने कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं कि वो लोग, ये भी एक सदका जारिया है। मैं कहता हूँ कि ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली बहुत बड़ा सदका जारिया है। सदका जारिया तो हम ये कहते हैं ना कि भाई फॉर एग्जांपल कुआं बना दो, कोई इदारा बना दो। तो ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी सदका जारिया है। आप सोचें कि एक सॉफ्टवेयर जिसको खरीदने, वैसे तो हम तमाम सॉफ्टवेयर को सदका जारिया के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें तो लाइसेंस ही नहीं देना पड़ता। तो ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे। बहरहाल ये उन लोगों से पूछें, ये वो लोग, तो इसलिए हमें ओपन सोर्स और लाइसेंस सॉफ्टवेयर में कोई इतना फर्क महसूस होता नहीं एक्चुअली। क्यों? हम लाइसेंस को भी ओपन सोर्स कर लेते हैं क्योंकि हमें पैसे नहीं देने पड़ते। तो बहरहाल बाहर जाएं तो उन लोगों से उनको पता है असल इस बात की अहमियत का अंदाज़ा कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में कितना फ़र्क है। तो बहरहाल ये जो, तो मैंने कहा कि बहुत सारी कंपनीज के लिए जो ईआरपी है वो तो अफोर्डेबल नहीं होता।
पहले नहीं हुआ करता था, अब तो ओपन सोर्स ईआरपी आ गए। मैंने आपको नाम भी बता दिया कि भाई अगर कोई शख्स ये करना चाहे तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ओडो इस्तेमाल कर ले, राइट, इट्स एन ओपन सोर्स ईआरपी। तो ये तो मैं आपको अपनी चॉइस, आप कोई और ईआरपी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ईआरपी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट जनाब। अब यहाँ पे हाँ जी, ईआरपी, ये मैंने बात लास्ट टाइम, अब इससे पहले एक और सवाल था कि मैं एक बात बताता चलूँ कि इंफॉर्मेशन, अच्छा ये बातें जो मैं कर रहा हूँ बहुत सारी बातें शायद रिपीट भी हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो आ जाए। आपको आवाज़ मेरी पहुँच रही है शफीक, मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो काइंडली ज़रा रिप्लाई कर दें ताकि ये रहे मुझे कि हाँ आप लोग मेरे साथ हैं। काइंडली 2-3 लोग बहुत अच्छा करते हैं कि मुझे रिप्लाई कर देते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कम से कम ये तो ये पता चलता रहता है कि हाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है। किसी किस्म आप लोगों को समझ आ रही है कुछ कुछ, उसके बारे में कुछ बता दें ताकि मुझे कुछ तो अंदाज़ा हो कि आज जितना मुश्किल आप लोगों के लिए है, आप तो सुन रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए कि मैं बगैर देखे आप लोगों को और आप लोगों को बताए जा रहा हूँ चीज़ें। तो काइंडली, ओके जी, राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सब सबकी। ओके जी, सबको अच्छा जी, ओके राइट जी, आप लोगों को समझ आया। तो बहरहाल, गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग मी। तो हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, तो मैं ईआरपी के बारे में एक और सवाल था वो मैं ऊपर से देख लूँ। अच्छा, दो सवाल के, ईआरपी का पुराना नाम एमआरपी था, मगर फिर भी इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखें, ईआरपी और एमआरपी में डिफरेंस ये था कि एमआरपी जो है वो बेसिकली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, किससे रिलेटेड था कि आपने कितना मटेरियल, एक चीज़ आपने बनानी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्या कहना चाहिए, कोई खाने पीने कोई जूस बनाना है, अब आप उसमें कोई शुगर के इंग्रेडिएंट्स कितने रखेंगे, आर्टिफिशियल कलर कितनी क्वांटिटी में लाएंगे, प्रिजर्वेटिव्स कितने में लाएंगे, तो ये है आपकी क्वांटिटी कैलकुलेशन। उसके लिए आपको रॉ मटेरियल कितना लाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे आपने उसकी कॉस्टिंग करनी है। तो एमआरपी सिर्फ इन चीज़ों को देखता था, आपने प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल की असेसमेंट करनी है वो, और उसकी कॉस्टिंग। लेकिन ईआरपी जो है अब उससे बाहर, ईआरपी उससे बड़ी चीज़ बन गई है। ईआरपी सेल्स को भी देख रहा है, ईआरपी का एक मॉड्यूल फाइनेंस को भी देख रहा है, ईआरपी का एक मॉड्यूल टैक्सेशन को भी देख रहा है, ईआरपी का एक मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख रहा है, ईआरपी का एक मॉड्यूल आपकी लॉजिस्टिक्स को देख रहा है, ईआरपी का एक मॉड्यूल क्वालिटी को देख रहा है, ईआरपी का एक मॉड्यूल एचआर को देख रहा है, एक मॉड्यूल आपकी क्वालिटी को देख रहा है, एक आरएनडी को देख रहा है। यस, ओरेकल भी एक ईआरपी है, बिल्कुल, ये मैं बता चुका हूँ, ओरेकल भी एक बहुत मशहूर ईआरपी है। तो ईआरपी क्या है? ईआरपी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, और वो हर मॉड्यूल इनफरादी तौर पे एक इदारे के एक डिपार्टमेंट की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होता है। तो ईआरपी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, और वो हर मॉड्यूल एक एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को फुलफिल या मीट करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम और ईआरपी में क्या फ़र्क हुआ कि ईआरपी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ईआरपी, एमआरपी अब नहीं चल रहा, एमआरपी पुराना नाम हो गया। मैंने ये बताया था जब मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि एमआरपी तारीख का हिस्सा है, अब एमआरपी का नया नाम ईआरपी है। लेकिन मैंने जस्ट ये बात बताने के लिए कि ईआरपी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने ईआरपी को प्रमोट किया है
वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट पीपल, उसकी मैंने एक बेसिक रीजन भी बताई थी। तो कहने का मकसद ये है कि अब ईआरपी नहीं चल रहा है, और अब सॉरी, अब क्या कहते हैं, एमआरपी नहीं चल रहा है बल्कि ईआरपी चल रहा है, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये कि एमआरपी का नाम अब ईआरपी हो गया है। अब देर इज नो मोर एमआरपी, देर इज ओनली ईआरपी, राइट। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास अब ओके, राइट जी, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स का, आई होप कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। एक सवाल शुरू में पूछा गया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के डीमेरिट्स क्या हैं, तो मैंने बता दिया कि अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के डीमेरिट्स कहेंगे तो हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये डीमेरिट है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को, सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक चैलेंज है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम या सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम या एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ डिफिकल्ट टास्क। इसके लिए तीसरा मैंने डिसएडवांटेज ये बताया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी इज अ चैलेंज। चौथी चीज मैंने बताई थी कि चेंज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कि बाकी बाकी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, तो कॉस्ट एक हो गया, आपको स्किल्ड और ट्रेन्ड और क्वालिफाइड लोग चाहिए, ये डीमेरिट है। क्या रिक्वायरमेंट है ना, आपको एक चीज करने के लिए इजाफी चीजें चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी, आपको हार्डवेयर चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज चाहिए। ये डीमेरिट्स हैं कि आप कोई चीज़ के लिए, मतलब हम इसको डीमेरिट्स बना सकते हैं, हम इसको रिक्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हमें डीमेरिट्स कहना पड़े तो हम डीमेरिट्स इस तरह से कहेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हमें रिसोर्स, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक डिपेंडेंसी हो गई ना। इसी तरह हमें स्किल्ड या ट्रेन्ड ह्यूमन फोर्स चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग के बगैर कोई शख्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी एक चैलेंज है। सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को चेंज करना वक्त के साथ साथ, इट्स अ चैलेंज, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। इंफॉर्मेशन सिस्टम की बाकी सिस्टम्स के साथ जो इंटीग्रेशन है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के डीमेरिट्स या चैलेंजेस में से ये बात आएगी। तो आई होप कि अब आप लोगों के ईआरपी के क्वेश्चंस भी और आपके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये बताया कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या हैं, उसको चाहे हम कैटेगराइज कर लें मैनेजमेंट के हवाले से या हम उसको कैटेगराइज कर लें फंक्शनल एरिया के हिसाब से, तो हम दोनों तरीके से उसको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। भारत, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो क्या है, वो है ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ओके जी, ई बिजनेस या ई कॉमर्स। अब अगर मैं इन दोनों में से ई हटा दूं तो, और आपसे ये सवाल पूछूं कि कॉमर्स एक बड़ी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, या बिजनेस एक अम्ब्रेला टर्म है? बिजनेस और कॉमर्स, ई को हटा दें आप, कॉमर्स, राइट जी। द आंसर, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यही सवाल, राइट, सब लोगों ने कहा कॉमर्स, बिल्कुल सैंपल हो गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में से अम्ब्रेला टर्म कौन सी है?
ई बिजनेस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में से जो अम्ब्रेला टर्म है वो ई बिजनेस है। अच्छा जी, कोई बताएगा कि ई कॉमर्स, इसका मतलब है कि ई कॉमर्स एक सबसेट है ई बिजनेस का। ओके जी, तो ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स क्या होती है? ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली, अम्ब्रेला टर्म का मतलब ये है कि कौन सी चीज ज्यादा जनरलाइज्ड है, सुपरसेट मैं अगर उसको कहूं, और सबसेट। तो कॉमर्स इज अ सुपरसेट, बिजनेस इज अ सबसेट। लेकिन अगर हम ई बिजनेस और ई कॉमर्स की बात करें तो ई बिजनेस इज अ सुपरसेट, ई कॉमर्स इज द सबसेट। ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का पार्ट है। ओके जी, अब हम सिर्फ इसमें ये एक इट्स अ गुड आंसर कि ट्रेडिंग थ्रू कंप्यूटर जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स है। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं कि अगर हम ये कहें कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ई कॉम, किसी ने जवाब दिया कि ई कॉमर्स जो है वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है यूजिंग कंप्यूटर। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। अच्छा जी, हम सिर्फ गुड्स की ट्रेनिंग नहीं करते, हम गुड्स या सर्विसेज की ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो एक पार्ट हो गया, आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आप बाय और सेल भी कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को। आपकी अच्छा जो गुड्स हैं उनमें भी आपकी कुछ टेंजिबल गुड्स हो सकती हैं और कुछ इनटेंजिबल गुड्स हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर इटसेल्फ एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। इनटेंजिबल क्या होता है? जो कि फिजिकल ना हो, जिसका कोई फिजिकल वजूद ना हो। तो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, तो उसका कोई फिजिकल वजूद तो नहीं है। चाहे कितना बड़ा सॉफ्टवेयर हो, हम ये नहीं कह सकते कि वो 1 मन का है, 2 मन का है, 4 किलो का है वो बेसिकली। हाँ, आप ये कह सकते हैं सर वो तो सीडी पे है। तो सीडी तो एक कैरियर है, वो तो यूएसबी भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर इटसेल्फ क्या है? सीडी तो एक स्टोरेज मीडिया है, लेकिन सॉफ्टवेयर इटसेल्फ क्या है? सॉफ्टवेयर एक बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, इसी तरह आप देख लें कि नेटफ्लिक्स जो है वो क्या बेच रहा है? मूवीज, सर्विसेज दे रहा है आपको। तो क्या है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। सॉन्ग्स इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। लोगो, ग्राफिक्स, तो ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस, ये क्या है? अब ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विसेज हैं। आपको कोई लीगल कंसल्टेंसी चाहिए, राइट, ये क्या है? सर्विसेज हैं। आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, आपको इसके लिए सर्विसेज चाहिए। आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, ये सर्विसेज हैं। ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन कंसल्टेंसी है, तो ये क्या है? ये सर्विसेज है। तो कुछ चीज़ होती है गुड्स और कुछ चीज़ होती है सर्विसेज। तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं, सेल करते हैं या परचेज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो सेल कर रहा है वो परचेज नहीं कर सकता, वो दोनों काम कर सकता है। अब आप क्या चीज़ बेच सकते हैं? आप गुड्स भी बेच सकते हैं और आप सर्विसेज भी। गुड्स में मैंने क्या चीज़ बता दी? गुड्स जो हैं वो टेंजिबल भी हो सकती हैं और इनटेंजिबल भी हो सकती हैं। इसमें मैंने क्या फ़र्क बताया कि आप कोई शर्ट खरीदते हैं, कोई टाई खरीदते हैं, कोई मोबाइल खरीदते हैं, कोई फ्रिज खरीदते हैं, ये टेंजिबल गुड्स हैं। लेकिन इनटेंजिबल में क्या आता है? आपने कोई गाना खरीद लिया, आपने कोई लाइसेंस की खरीद ली, आपने कोई एंटीवायरस खरीद लिया, आपने कोई ग्राफिक का टूल खरीद लिया, आपने कोई फोरकास्टिंग एनालिसिस टूल खरीद लिया, तो ये क्या है? या आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक बुक खरीद ली, ये क्या है? ये बेसिकली इनटेंजिबल गुड्स हैं। लेकिन सर्विसेज क्या हैं कि मुझे आर्टिकल लिखवाना है, आर्टिकल राइटिंग क्या है? एक सर्विसेज है। मुझे कोई थीसिस लिखवाना है, मुझे कोई बुक लिखवानी है, मुझे कोई लोगो बनवाना है, मुझे कोई बिजनेस प्रपोजल बनवाना है,
मुझे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवानी है, मुझे कोई ऑडिट रिपोर्ट बनवानी है, मुझे कोई घर का नक्शा बनवाना है, तो ये क्या है, ये सर्विसेज हैं। तो नक्शा बनवाने के लिए मैं किसकी सर्विसेज लूंगा, आर्किटेक्ट की। मुझे कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है, मुझे कोई कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है, मुझे कॉस्टिंग करनी है, मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, मुझे कोई लीगल एग्रीमेंट बनवाना है, मुझे कोई एसे लिखवाना है, मुझे कोई चीज़ समझनी है, मुझे कोई वीडियो बनवानी है, मुझे कोई ऐड बनवाना है, मुझे किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है, सर्विसेज हैं। तो दुनिया के अंदर इस वक्त, दुनिया चूंकि अब एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो दुनिया में किसी को कुछ सर्विसेज चाहिए, कभी किसी को कुछ गुड्स चाहिए। अब तो जैसे वो फूड पांडा कहता है कि भाई क्या करो कि किचन को ताले लगा के बंद कर दो किचन को और हमसे खरीदो। तो फूड पांडा क्या है, अब मजे की बात, जो फूड पांडा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो तो कोई खाना खुद भी नहीं बनाता, तो वो तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के है कि जब आप क्या कहना चाहिए, ट्रेडिंग करें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करें, किसकी, गुड्स की या सर्विसेज की। तो वो उसके लिए आपको क्या, अच्छा ई कॉमर्स करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, कम से कम आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको एक कंप्यूटर चाहिए, और आपको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट इज द सोल, बेसिक सोल है ये। तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप ट्रांजेक्शन्स कैसे करेंगे। आपको कम से कम कोई लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप के साथ डेफिनेटली आपको कोई डिवाइस चाहिए जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर से कोई बात कर सकेंगे, या कोई उनको रिप्लाई कर सकेंगे, या कोई ईमेल सर्विसेज के थ्रू आप कम्युनिकेट करेंगे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू गुड्स या सर्विसेज को दुनिया में खरीदें या बेचें, तो इस फिनोमिना को या इस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आप इसमें ये मेंशन करें, ई कॉमर्स इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। अब गुड्स में आप मेंशन कर दें टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स, राइट, and services with the extensive use of internet and allied technologies या कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर तो एक बहुत, क्या कहना चाहिए, बहुत आसान लफ्ज़ हो गया। तो जब आप, आई एज्यूम कि आप लोग सब माशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल के लोग हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर, आप किसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम कंप्यूटर्स नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे with the extensive use of technology। अब टेक्नोलॉजी में क्या आता है, इंटरनेट आएगा, टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, और सॉफ्टवेयर को जब हम बड़े स्केल पे ले जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाएगा। हमें हार्डवेयर चाहिए होगा, हमें कंप्यूटर चाहिए होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये टेक्नो, तो जब हम, और अगर हम इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में बात करें तो ई कॉमर्स क्या है, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स स्लैश सर्विसेज। याद रहे गुड्स में टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आएंगी, गुड्स स्लैश सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द, या through the extensive use of internet and allied technologies। तो ये बेसिकली अहम चीज़ है, इसको हम ई कॉमर्स कहेंगे। लेकिन अच्छा, अब इसकी क्या मिसाल है, इसकी क्या मिसाल है, अमेज़ॉन, ये तो शायद ही कोई शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इसके अलावा अली बाबा, अली एक्सप्रेस, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर हम अपने मुल्क की बात करें Daraz.pk है, राइट। तो इवन लोग तो OLX से भी कमा रहे हैं,
लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं, फेसबुक। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। तो कहने का मकसद ये है, इसी तरह ईबे है। तो इस तरह से बहुत बेशुमार, इसमें तो इनगिनत बेसिकली फोरम्स हैं जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं। तो ऊबर और करीम, यस हम कह सकते हैं कि बेसिकली वो, लेकिन उसमें चूंकि फिजिकल एस्पेक्ट भी शामिल है तो वो एक और एस्पेक्ट हो जाता है। तो हम उसको, तो तो बेसिकली ऊबर और ऊबर को हम, ऊबर की जो ऊबर ऊबर जो है वो बेसिकली बहुत अच्छी मिसाल है ई बिजनेस की। वो ई कॉमर्स नहीं है, क्योंकि वो कोई चीज इंटरनेट के ऊपर सेल नहीं कर रहा, मतलब कोई वेबसाइट नहीं, उनकी एक ऐप है। तो तो ऊबर जो है वो ई बिजनेस है, ई करीम है, करीम भी ई बिजनेस है बेसिकली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये सारे ई कॉमर्स के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ किसी किस्म का कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। सर्विसेज तो फिजिकल होती है? नो, किसने कहा फिजिकल सर्विसेज होती हैं? सर्विसेज जो हैं वो तो वर्चुअल भी होती हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, देयर इज नो फिजिकल थिंग। वर्चुअली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ ना आप लोगों को। मुझे आप पे नहीं कर रहे हैं, मुझे तो इंस्टीट्यूट पे कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपको सर्विसेज कैसे दे रहा हूँ? आप अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, मैं अपने घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये क्या है, ये ऑनलाइन सर्विस। अब मुझसे कोई, अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे कोई ऑडिट रिपोर्ट बना दो, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑनलाइन सर्विसेज दूंगा, राइट। कोई मुझे कहता है कि मेरी प्रोडक्ट की फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर दो, तो मैं कहीं शहरों में तो नहीं गया ना करने के लिए मार्केटिंग, मैंने तो इंटरनेट के ऊपर की। तो यहाँ आजकल तो खैर ऐसे ऐसे आइडियाज हैं, किसी कोई कुछ लोग आजकल तो बेशुमार लोग फिटनेस कॉन्शियस हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल, मैं अगर बहुत अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो आप लोग मुझे कहते हैं कि हमें बताएं कि हम क्या खाएं, क्या बैलेंस डाइट रखें। तो मैं आपको जब सर्विसेज दूंगा तो मैं आपको चार्ज भी करूंगा, लेकिन क्या मैं आपको किसी ग्राउंड में लेके गया, आपको किसी जिम में लेके गया? नो, मैं तो घर बैठे आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ये खाएं, ये खाएं, ये करें, ये करें, दैट्स इट। तो सर्विसेज तो ऑनलाइन नहीं है, सर्विसेज तो सारी सर्विसेज फिजिकल नहीं होती हैं, सर्विसेज फिजिकल भी होती हैं, सर्विसेज वर्चुअल भी होती हैं। तो अगर मुझे किसी लीगल मैटर में किसी लीगल कंसल्टेंट की एडवाइस चाहिए तो मैं ऑनलाइन ले लूंगा। मुझे कोई किताब लिखवानी है, आजकल तो किताब भी अब बकायदा कुछ बुक्स होती हैं जिनको, जो कि पब्लिशर पब्लिश ही फिजिकल करता है, टेंजिबल बुक्स पब्लिश करता है। लेकिन आजकल तो बी बुक्स भी हैं, तो लोग ई बुक्स लिखवाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सर्विसेज नॉट नेसेसरी कि हमेशा फिजिकल होंगे, देयर कैन बी वर्चुअल। अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, देखिए अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब का मतलब है कि यूट्यूब, हाँ बिल्कुल, आप अगर आप कोई यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं और आप उसके ऊपर किसी किस्म के लेक्चर्स दे रहे हैं, तो ये आपकी सर्विसेज हैं, उससे आपको, आप उसकी मोनेटाइजेशन कर लेते हैं। तो कमाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में जो सर्विसेज देता है वो पे नहीं करता, हैरत की बात है। लेकिन अगर हम अमेजोन की बात करें तो जो शख्स अमेजोन से चीज खरीदेगा पैसे वही देगा। लेकिन यूट्यूब में अमूमन क्या होता है, यूट्यूब में वीडियो मैं देखता हूँ फ्री में, लेकिन आप बनाते हैं वीडियो और मैं देखता हूँ, आप मुझसे पैसे नहीं ले रहे, राइट। आपको मुख्तलिफ कंपनीज पैसे देती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपके बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं, आपकी बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। तो आप क्या करते हैं, आप किसी को फ्री चीज़ देके किसी से पैसे ले लेते हैं। तो ये कमाने के सुनहरे तरीके हैं। लेकिन ई कॉमर्स में एक्चुअली क्या होता है कि, या ई बेसिकली जो हम ई कॉमर्स, जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स है, उसमें क्या होता है कि जो खरीदेगा वही चीज़ देगा, राइट। ओके जी। फूड पांडा भी ई बिजनेस होगा, बिल्कुल। ई बिजनेस और ई कॉमर्स अलग अलग चीजें नहीं है। मैंने बताया कि ई कॉमर्स जो है वो अभी मैं ई बिजनेस बताता हूँ तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अभी मैंने सिर्फ ई कॉमर्स बताया, अभी आप सिर्फ ये समझें कि क्या ई कॉमर्स आपको समझ आई? ओके।
ये है ई कॉमर्स। E-commerce is the electronic trading of goods or services through the extensive use of internet and allied technologies. अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टॉक की, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक की, तो ये ई कॉमर्स में आएगा। लेकिन कुछ लोग स्टॉक मार्केट में जाके बैठ के पूरा दिन ट्रेडिंग करते हैं, फिजिकल बोलियां लग रही होती हैं, ये भी एक। तो अब स्टॉक एक्सचेंज आपको आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप फिजिकली वहां जाके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आजकल तो हाइब्रिड अप्रोच चल रही है, जो लोग ऐप्स के थ्रू करना चाहें ट्रेडिंग वो ऐप्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो लोग फिजिकली वहां जाकर करना चाहते हैं वो वहां जाके भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ई कॉमर्स में आएगा। तो ये शेयर ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी ट्रेडिंग होती है आजकल, तो ये सब ई कॉमर्स में आएगा। लेकिन ई कॉमर्स में, एक मिनट, ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज आती है? खरीदना और बेचना, बस ये दो काम। ई कॉमर्स में सिर्फ खरीदना और बेचना आता है। लेकिन अब आपको, ये ई कॉमर्स है, ट्रांजैक्शन, मैंने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया, बस। लेकिन ज़रा सोचें, जहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, अभी मैंने ई बिजनेस नहीं बताई, अभी मैं सिर्फ ई कॉमर्स बताई है। आप लोगों को क्लियर हुआ कि ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स में सिर्फ बेचना और खरीदना आएगा और कुछ नहीं है। हाँ, बेचने और खरीदने में जाहिर बात है पैसों का भी तबादला होगा, मुफ्त तो नहीं होगा ना, तो ये चीज़ भी उसके अंदर आ जाएगी। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी ई कॉमर्स का पार्ट है। तो सेल, परचेज, अब सेल और परचेज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बगैर तो नामुकम्मल है ना। आपने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने चीज़ दी, तो आप मुझे भी तो पैसे देंगे भाई, ये मुफ्त ले लेंगे? मैंने कोई सदका जारिया तो नहीं रखा हुआ ना बिजनेस। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये ई कॉमर्स में आएगा। तो ई कॉमर्स में सेल, परचेज और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ये है ई कॉमर्स, बस। राइट जी। अब यहां तक कोई इशू है तो बताइए, आगे चलें? दो तीन लोग जवाब दे दिए करें तो मैं, ताकि आगे चलूं। एनी 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 कंफ्यूजन्स? सब लोग हैं? ओके जी। अब ये किरत अकरम ने कहा है नो सर क्लियर हो गया। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, नो सर क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलें बहरहाल, चलें जी, दैट्स गुड, आगे चलते हैं। नहीं, मैं जस्ट ऑन द लाइटर नोट कह रहा था, यस सर, मुझे भी समझ आ गई थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गुड, ये अच्छी बात है कि आप लोग साथ साथ हैं। अब हम बात करते हैं ई बिजनेस। अच्छा जी, अब मैं, आप कितने लोग हैं? सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। या परेशान नहीं हो ना, मेरी स्क्रीन पे बहुत सारी विंडोज़ खुली रहती हैं। या आप लोगों को, अच्छा सॉरी, ये तो शफीक, जी सर। ये फाइवर की वीडियो सामने स्क्रीन आ रही है? जी जी आ रही है सर। अच्छा, जब मैं मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करता हूँ तो आप लोगों की वो स्क्रीन वो नहीं होती, स्वैप नहीं होती?
नहीं सर, आप उसको ना जो शेयर करते हैं तो उसमें स्क्रीन शेयरिंग करेंगे तो जो चीज़ खोलेंगे वो सामने आ जाएगी। स्पेसिफिक कोई चीज़ शेयर करेंगे तो सिर्फ वही शो होगी। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों के सामने ये फाइवर बेसिकली क्या है, ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फ्रीलांसिंग फोरम है। फ्रीलांसिंग आपको पता है कि इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज देना। अब आप देखें कि मैंने तो कहा था कि ई कॉमर्स में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज आती हैं, तो फाइवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को टारगेट कर रहा है, प्रोडक्ट्स को टारगेट नहीं कर रहा, सर्विसेज को। लेकिन और ये दुनिया का बहुत वन ऑफ दी टॉप बड़ा फोरम है, तो ये सिर्फ सर्विसेज को। अब देखें, यहाँ पे आपके सामने एक चीज आ रही है, लोगो डिजाइन की। कुछ लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आपने हमसे लोगो बनवाना है तो बताएं। कुछ लोगों की आवाज बड़ी, उसमें जमाल होता है, बड़ा जबरदस्त आवाज होती, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कहते हैं कि जी आप हमें बताएं। कोई लोग वीडियोस बहुत अच्छी हर शख्स आजकल सेल्फी बनाता है, तो कुछ लोगों की फोटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर आप देखें, कभी आप अपने फुर्सत के लम्हात में देखिएगा कि ये आपको, ये सिर्फ एक टैब है ग्राफिक एंड डिजाइनिंग, तो ये सिर्फ ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें हैं कि कितने लोग जो हैं वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, राइटिंग के शोबे में लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वीडियोस एंड एनिमेशन के शोबे में लोग क्या क्या दे रहे हैं, तो म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी। बहरहाल ये तो यहाँ ख़त्म ही नहीं होगा अगर मैं इसके ऊपर शुरू हो जाऊँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये सर्विसेज हैं। तो बहरहाल ये क्या है, ये सिर्फ मैंने बताया कि ये सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं। आजकल किसी ने सीवी बनवानी है तो लोग अवेलेबल हैं, वो कहते हैं जी आप हमें पैसे दें, हम आपको सर्विसेज बना के रिज्यूमी बना देंगे आप लोगों की। आपने प्रूफ रीडिंग करनी है तो हम प्रूफ रीडिंग कर देंगे कोई आर्टिकल। तो ये क्या है, ये इनटेंजिबल सर्विसेज है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि दुनिया, ये सिर्फ सर्विसेज हैं, लेकिन इसके बरक्स इसकी बात करूं, अमेजोन, राइट, तो ये क्या है, ये तो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे ये कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि दुनिया भर के अंदर दे रहे हैं, हर चीज़ है, जबकि खुद कोई चीज़ नहीं बनाते। ये मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी। अच्छा, अब एक सवाल ये था कि जो लोग दरमियान में हैं, तो अमेजोन खुद एक बेसिकली, अमेजोन कोई प्रोड्यूसर तो नहीं है, अमेजोन कोई मैन्युफैक्चरर तो नहीं है। अमेजोन कौन है? अमेजोन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान एक मिडल मैन है, और ये कितना बड़ा बिजनेस कर रहा है आप खुद सोचें। तो जो प्रोड्यूसर है वो अलग है, कंज्यूमर अलग है। इन्होंने क्या काम किया कि दुनिया के अंदर जो प्रोड्यूसर्स थे, जो बिखरे हुए थे मुख्तलिफ प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनको एक जगह पे ला के इकट्ठा कर दिया, और इसी तरह जो कंज्यूमर्स थे उनको ला के जगह पे इकट्ठा कर दिया। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को एक जगह पे ले आए। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ना बना रहे ना खरीद रहे हैं, सिर्फ चीजों को बिकवा रहे हैं, बेच रहे हैं, खुद भी नहीं बेच रहे। बेसिकली फोरम बना दिया कि भाई आपने आगे चीजें यहाँ भेज दें। तो अच्छा, अब इसमें एक और चीज होती है, शायद मैं आपको आगे चल के इसमें मजीद डिटेल बताऊं, कि एफिलिएट मार्केटिंग के कोई शख्स अगर अपनी छोटी सी दुकान खोल ले इसके अंदर, जिस तरह आप एक प्लाजा बना लेते हैं, तो प्लाजे में आप एक शॉप बना लें, तो प्लाजे वाले ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि वहां आके लोग अपनी शॉप्स खोल लें। तो दराज पे भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ईबे पे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी शॉप्स बना लेते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ई कॉमर्स में ये आपकी सर्विसेज और गुड्स दोनों आते हैं। तो मैंने एक फाइवर की एग्जांपल दी जिसमें सिर्फ सर्विसेज दे दी जाती हैं, अमेजोन की बात की जिसमें गुड्स हैं, राइट। अच्छा, ये तो हो गई ई कॉमर्स। तो आई होप कि अब ई कॉमर्स क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूँ ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस ये है कि देखें, अब इसको ई बिजनेस को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल टॉपिक पढ़ते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, वो ये कि जब आप कोई चीज़, किसी चीज़ को आप
बेचना चाहते हैं कोई चीज़ आपकी प्रोडक्शन, यूनिलीवर की मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर उन्होंने लिप्टन टी बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो लिप्टन टी तो फिनिश गुड है ना, फिनिश गुड को बेचने के काबिल होने के लिए आपको क्या करना है, आपको मार्केटिंग करनी है। अच्छा, मार्केटिंग करने के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट होगी तो आप मार्केटिंग करेंगे ना भाई, ठीक है। आप ये तो नहीं कहेंगे मार्केटिंग करते वक्त हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर तब भी मार्केटिंग करेंगे, लेकिन हम पहले अभी सिर्फ इस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप प्रोडक्शन भी करेंगे, प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, आप प्रोक्योरमेंट भी करेंगे, प्रोक्योरमेंट के लिए आप परचेजिंग करेंगे, उसके लिए आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लोगों को हायर करेंगे जो कॉस्टिंग करके देंगे, आप अकाउंटिंग भी करेंगे, आप ऑडिटिंग भी करेंगे, आप फाइनेंस भी करेंगे। ये तमाम डिपार्टमेंट्स अगर आप देखें तो ऑडिटिंग, तो मैं अगर ये कहूँ कि जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वो फ्रंट लाइन सोल्जर है, उसने चीज़ बेचनी है, लेकिन उसके हाथ में कोई चीज़ होगी तो वो कोई बेचेगा ना, लेकिन उसको इस काबिल उसके हाथ में चीज़ पकड़ाने वाला कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चीज़ कौन दे रहा है, रॉ मटेरियल वाले। रॉ मटेरियल को पैसा कौन दे रहा है, फाइनेंस। फाइनेंस जो है वो क्या कर रहा है, वो उसका ऑडिट भी कर रहा है, कॉस्टिंग भी कर रहा है, उसके लिए आपको लोग भी चाहिए जो एचआर डिपार्टमेंट आपको देख रहा है। तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। अब अगर हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम, और से सुनिएगा, अपना अपना काम मतलब अपना अपना बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेटेड वे में चला रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू चला रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हर डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल करके अपना बिजनेस प्रोसेस रन कर रहा है तो हम ये कहेंगे। और वो क्यों कर रहा है, सब डिपार्टमेंट्स मिलके क्या कोशिश कर रहे हैं कि लिप्टन टी बिक जाए। तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना बिजनेस प्रोसेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू प्रोसेस कर रहा है ताकि लिप्टन वाला जो सेल्स टीम है वो बेहतरीन तरीके से सेल्स करे। जितनी सेल्स होंगी हर डिपार्टमेंट खुशहाल होगा, इदारा खुशहाल होगा तो डिपार्टमेंट भी खुशहाल होगा। तो कहने का मकसद ये हो गया कि ई कॉमर्स को करने के लिए आपके जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस प्रोसेसेस हैं या बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जब आप उनको विद द एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्न करते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप ई बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं ई बिजनेस कर रहा हूं लेकिन ई कॉमर्स ना कर रहा हूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ई कॉमर्स कर रहा हूं और ई बिजनेस ना कर रहा हूं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ई कॉमर्स कर रहा हूं और ई बिजनेस भी कर रहा हूं। अब मैं मिसाल दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कोहिनूर टेक्सटाइल है, मैं कहता हूं कि उनके तमाम बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं वो ऑटोमेटेड हैं, वो ई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, राइट। तो क्या हो गया, वो ई कॉमर्स नहीं कर रहे, उनके अपने फिक्स क्लाइंट्स हैं जिनको चीज़ें बेच रहे हैं और वो ऑटोमेशन कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो सीमेंट, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि डायरेक्ट नहीं सेल करती, कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपनी चीज़ें बेचता है, उसकी कोई वेबसाइट नहीं होती, ऐसा होता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वो ई बिजनेस कर रहा है, ई कॉमर्स नहीं कर रहा। जितने बड़े बड़े आप जितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर देखेंगे, बहुत कम मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जिनका कोई ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है, फोरम होगा। क्यों, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल्स कर रहे होते हैं। डॉलेंस है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डीलर्स हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, हायर है, ग्री है, इनकी अपनी। आपने कभी खरीदा तो आप मेट्रो से खरीद लेंगे एसी, आप किसी XYZ कॉरपोरेशन से खरीद लेंगे, डायरेक्ट डॉलेंस से तो नहीं खरीदेंगे।
तो कहने का मकसद है कि कुछ लोग ई कॉमर्स भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ ई बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ लोग दोनों कर रहे होते हैं, कुछ लोग दो कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो ई कॉमर्स क्या है? सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग और ट्रांजेक्शन। लेकिन ई बिजनेस क्या है कि चीज़ों को बेचने के लिए आपको जो बैकग्राउंड में चीज़ें चाहिए, मतलब एक फौज है दुश्मन से लड़ती है, तो जो बॉर्डर पे फौजी लड़ रहा है उसके पीछे भी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि इन्वेंट्री सप्लाई कर रहे हैं, जो कि एम्यूनिशन बना असला बना रहे हैं, जो कि प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उनके लिए फिर हम लोग कहते हैं कि अगर वो लोग टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं तो वो ई बिजनेस कर रहे हैं। तो ये है भारत। अब इसमें कोई चीज़ है तो मुझे बताएं। कोई सवाल यहाँ पे किसी किस्म का? ई बिजनेस को कल हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम ई कॉमर्स पे, और आई होप कि डिफरेंस समझ आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन? यस। मतलब आप अपने कारोबार कारोबार में सिर्फ बेचना ही तो नहीं होता ना, खरीदना। कार बेचने और खरीदने के लिए आप बहुत सारे और भी तो काम कर रहे होते हैं। अगर आप उन कामों को टेक्नोलॉजी के मैक्सिमम यूजेस से करेंगे तो वो ई बिजनेस कहलाएगा। मतलब एक इदारा है, उसमें जो सेल्स का डिपार्टमेंट है, अगर वो ऑटोमेटेड है, वो ऑनलाइन सेल्स परचेज कर रहा है, तो हम कहेंगे वो ई कॉमर्स है। लेकिन अगर सेल्स के डिपार्टमेंट के अलावा बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स भी टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल करके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? वो ई बिजनेस है। जी तहन मैं कराची में नहीं पढ़ा था, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। कोई और सवाल? आई होप कि आज तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई सवाल है तो काइंडली। वही, जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कब क्लासेस कैंपस में होंगी। फ़िलहाल अगर भी आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो मुझे बताइए। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के बारे में शायद मैं आपको सही मालूमात ना दे सकूं। डेफिनेशन ई बिज़नेस की मैं कल बताऊंगा जब मैं एग्जांपल्स कंक्लूड कर लूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर सॉरी मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मैं कोई और काम नहीं कर पाऊँगा। और क्लासरूम बनाने का से वो फिर डिस्टरबेंस कुछ रहेगी। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से मुझे गाइडलाइंस ये है कि ऐसे ही पढ़ाएं। तो मैंने ये प्रोसेस नहीं बनाया, मैं सिर्फ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल है। इंस्टीट्यूट ने प्रोसेस बनाया है, बैकग्राउंड में कुछ लोग मुझे सर्विसेज दे रहे हैं, मैं उन प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ और आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। अब उस प्रोसेस में कुछ कमी भी होगी, बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी, वो वक्त के साथ साथ फिर कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहेंगी। इट्स माय फर्स्ट लेक्चर, तो सो यू आर मोस्ट वेलकम। चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं। हम्म, आपको मेरी बातों से मैं पढ़ा लिखा नहीं लग रहा। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, इतना पढ़ लिया है कि शायद मैं मतलब कुछ बता सकूं। बहरहाल मैं मजाक कर रहा था, ऑन द लाइटर नोट। तो ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन। Writing of first lecture video about human force.
ये मुझे बात समझ नहीं आई ज़हीर अब्बास साहब की। लेट हिम वॉच फर्स्ट लेक्चर अबाउट यू एंड कोर्स। बुक कहाँ से डाउनलोड हो सकती है? बुक इंटरनेट से डाउनलोड हो सकती है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। और मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट से भी मिल सकती हैं आपको। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके शफी। ओके हेलो। सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।